मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 6 और ओल्ड एनसीईआरटी में जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है हाशियाकरण से निपटना। तो हमने इसका जो हाशियाकरण वाला चैप्टर है, हाशियाकरण की समझ, वो इससे पहला वाला चैप्टर है चैप्टर 5, वो हमने बहुत ही विस्तार से देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है आप इन पर पॉलिटिकल साइंस वाली जो प्लेलिस्ट है उस पर जाकर देख सकते हैं और इन सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, वीडियो के नीचे वाला जो भाग होता है वो डिस्क्रिप्शन होता है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये सारी वीडियो प्लेलिस्ट के लिंक आपको वहां से मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हाशियाकरण हमने पिछले वाले चैप्टर में देख लिया था और इस वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि हाशियाकरण से कैसे निपटा जा सकता है ना। आइए देखते हैं हाशियाकरण से कैसे निपटा जा सकता है। ठीक है, और उससे पहले हम देखेंगे कि हाशियाकरण है क्या। ठीक है, क्या देखेंगे हम, हाशियाकरण क्या है। तो हमने पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में देखा था कि हाशियाकरण क्या है और मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन एक लाइन में मैं इस वीडियो में भी आपको समझा देती हूँ ताकि पूरा चैप्टर समझने में आसानी रहे। ठीक है, जैसे जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हाशियाकरण क्या है, जब तक हम कैसे जानेंगे कि हाशियाकरण से हम कैसे निपटेंगे। तो देखिए, हाशियाकरण क्या है, किसी समूह या समुदाय को मुख्य धारा से अलग रखना या उसकी बेदखली करना या उसका बहिष्कार करना या उसके साथ पक्षपात करना हाशियाकरण कहलाता है। इसका मतलब ये है साफ साफ कि मान लीजिए किसी गांव में 100 लोग रह रहे हैं, तो उसमें 80 जो लोग हैं उनको स्कूल में पढ़ने की आजादी है, स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, उठने बैठने की स्वतंत्रता है, ठीक है, मंदिर में जाने की स्वतंत्रता है, पार्क में खेलने की स्वतंत्रता है। लेकिन जो 20 लोग रह रहे हैं, उन 20 लोगों के बच्चों को, वो किसी विशेष जाति या धर्म के हो सकते हैं, वो गरीब भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी कारण हो सकता है, जो 80 लोग हैं उन 20 लोगों को अपने से दूर रखना चाहते हैं। ठीक है, उन 20 लोगों को स्वतंत्रता नहीं है कि जहां 80 लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं वहां वो पढ़ सकें या उन स्कूलों में जा सकें। ठीक है, उनके साथ बैठना उठना कर सकें, हैं, उनके साथ त्योहार बना सकें। तो उन 20 लोगों के लिए अलग नियम है कि आप गांव से बाहर रहेंगे या फिर हमारी कोई भी त्योहार है या हमारी कोई भी संस्थान है उनमें आप प्रवेश नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप किसी भी कारण से उनको हाशिए पर लाया जा सकता है कि या तो वो किसी धर्म विशेष के हैं या फिर वो गरीब हैं या उनकी भाषा अलग है, किसी भी तरीके से, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, हम हाशियाकरण बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं जैसे दिल्ली में रहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे देखा है कि मतलब मेरा जो जन्म है वो यूपी में हुआ है और अभी मैं फिलहाल दिल्ली में रह रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखा है दिल्ली में कि जो यूपी के और बिहार के लोग हैं उनके साथ ये जो दिल्ली के लोग हैं वो भेदभाव करते हैं, उनको अपने से नीचे समझते हैं। तो एक तरह से ये क्या है, ये भी हाशियाकरण है। ठीक है, हम अपनी नजरों में किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा समझ रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि ये हमसे एजुकेशन में कम है, किसी भी चीज में हम अगर उसको अपने से कम समझ रहे हैं तो ये क्या है, एक हाशियाकरण है। अगर आप मेन बात करें हाशियाकरण की, तो हाशियाकरण क्या है, लोगों के साथ जो भेदभाव हम कर रहे हैं, ठीक है, किसी जाति या किसी समूह के साथ जो हम भेदभाव कर रहे हैं उसको घुलने मिलने नहीं दे रहे हैं अन्य समाज के साथ, उसको उतनी छूट नहीं है जितनी बाकी के लोगों को छूट है। तो ये सब क्या है, ये है हाशियाकरण। अब देखो किन कारणों से ये हाशियाकरण होता है वो देखते हैं। कारण है समूह या समुदाय की भाषा अलग होना। जैसे कई बार क्या होता है कि भाषा अलग है, रीति रिवाज अलग है, तो उनके साथ इसलिए भी हम भेदभाव करते हैं कि ये हमारे समुदाय के नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही मैं दिल्ली का उदाहरण दे रही थी, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट के लोग रहते हैं क्योंकि दिल्ली राजधानी है ना। तो यहाँ पे जैसे बिहार के लोग रह रहे हैं तो वो अपने कल्चर के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है और यहाँ के लोगों की लैंग्वेज थोड़ी अलग है। तो ये लोग उनके साथ इसलिए भी भेदभाव करते हैं कि इनको कुछ आता जाता नहीं है, इनको हिंदी नहीं आती, इनको इंग्लिश नहीं आती। भाई उनको अपनी क्षेत्रीय भाषा आती है, आपको अपनी क्षेत्रीय भाषा आती है। जैसे दिल्ली वालों की क्षेत्रीय भाषा हिंदी है ना, बिहार वालों की क्षेत्रीय भाषा बिहारी है, तो अवधी है। तो इसलिए भी लोग भेदभाव करते हैं
कि वो हमारी जात से अलग है या वो हमारी भाषा से अलग है। ठीक है। सेकंड देखते हैं कि गरीबी के कारण या किसी धर्म या जाति विशेष का होने की वजह से उनके साथ भेदभाव किया जाता है। देखो कई बार गरीबों के साथ भी भेदभाव किया जाता है। गरीबों के साथ कैसे भेदभाव किया जाता है, जैसे आप देखते हैं कि आपके आपके घरों में जो कोई लोग काम करने आते हैं, जैसे घर में झाड़ू पोछा करने वाली आती हैं, है ना, या फिर देखिए जो रिक्शे वाले होते हैं या रेहड़ी पटरी पे जो सामान बेचते हैं, ज्यादातर देखने को ऐसे मिलता है कि जो थोड़े अमीर लोग होते हैं उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत तरीके से उनके साथ बात करते हैं। माना कि वो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन है तो वो भी इंसान ही ना आपकी तरह। ठीक है, आप भी कहीं काम करने जाते हो, वो भी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो बात तो सेम ही है। ठीक है, हमारी सोचने का नजरिया ये हो जाता है कि ये हमारे साथ बराबरी में ना बैठे क्योंकि ये गरीब है और हम अमीर हैं। ठीक है, ये वाली जो इस सोच के कारण क्या होता है, हाशियाकरण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो धर्म या जाति के आधार पर भी हाशियाकरण होता है। धर्म या जाति के आधार पर हम देख सकते हैं कैसे, कि मान लीजिए कोई धर्म है जो अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा है बाकी धर्मों के मुकाबले, तो वो बाकी धर्मों के साथ कैसा भेदभाव वाला व्यवहार करेगा। ठीक है, वो ये सोचेगा कि जो हमारा धर्म है वो श्रेष्ठ है और जो दूसरे धर्म है वो बेकार है, तो हम इनके साथ गलत व्यवहार करें। ठीक है, कई बार जाति के आधार पर भी होता है। जाति के आधार पर कुछ जातियों को लोग क्या सोचते हैं कि ये नीची जाति है। ठीक है, तो इनके इस आधार पर भी वो भेदभाव करते हैं। कुछ लोग अपने आप को मानते हैं कि हम उच्च जाति के हैं, भगवान ने हमें उच्च जाति में बनाया है, और भगवान ने हमें उच्च जाति में इसलिए बनाया है ताकि हम दूसरे जाति के लोगों के साथ, यानी कि जो नीचे जाति के लोग हैं उनके साथ अत्याचार कर सके। ये लोगों की जो थिंकिंग है, इसकी वजह से क्या होता है, हाशियाकरण होता है। अब देखते हैं, हाशियाकरण का दायरा केवल सामाजिक ही नहीं होता है। हाशियाकरण का दायरा जो होता है, हाशियाकरण का दायरा आर्थिक भी हो सकता है, यानी कि गरीब और अमीर के हिसाब से भी भेदभाव हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, अन्य कारण सॉरी से कुछ तबकों को हाशियाई महसूस कराने के लिए विवश किया जाता है। मतलब इस चीज के लिए उनको विवश किया जा रहा है कि आप हमसे इस चीज में कम हो। ठीक है, मतलब उनको ये महसूस किया जा रहा है कि आप एजुकेशन में कम हो, या आपको हिंदी नहीं आती है, या आपको इंग्लिश नहीं आती। इस आधार पर जब हम किसी को गिल्टी वाली फीलिंग देते हैं, तो ये क्या है, हाशियाकरण है। देखिए हमने जान लिया कि हाशियाकरण क्या है। अब देखो हाशियाकरण से निपटारा कैसे होएगा, वो देखते हैं। तो देखिए हम यह भी देखेंगे कि विभिन्न समूहों को निरंतर शोषण से बचाने के लिए अधिकारों को कानून की शक्ल कैसे दी जाती है। ठीक है, यानी कि जो उनके अधिकार हैं उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए हम क्या करते हैं, कानून की शक्ल दे देते हैं, यानी कि कानून बना देते हैं ताकि उन जो हाशियाई पर पहुंच गए हैं लोग, उनके साथ अत्याचार ना हो सके। यहाँ इस बात पर भी विचार करेंगे कि इन समूहों को विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किस तरह की नीतिगत प्रयास किए गए हैं। तो हम क्या देखेंगे कि सरकार ने किस तरह के प्रयास किए हैं ताकि जो लोग हाशिया पे पहुंच गए हैं, जिन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, उस भेदभाव को कैसे कम किया जा सकता है। अब देखिए सरकार की जो नीति है वो किस तरह की है, मौलिक अधिकारों का उपयोग, किस तरह से मौलिक अधिकारों का प्रयोग करके जो हाशिया पर पहुंच गए हैं लोग, हम उनको हाशिया से वापस लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी मैंने अपनी कुछ लाइनें डाली हैं, ऐड करी हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाए चीजों को। हाशियाकरण से निपटने के लिए मौलिक अधिकारों का प्रयोग। तो देखिए कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जिनके द्वारा हम हाशियाकरण से निपट सकते हैं। तो देखिए हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें क्या दिया हुआ है कि अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 में क्या दिया हुआ है, भारत के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो हाशियाकरण से निपटने में बहुत सहायक है। जो मौलिक अधिकार है वो बचाते हैं किसी भी नागरिक को शोषण से। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी आपके मौलिक अधिकारों को हनन करता है तो आप उसको कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अब देखिए जो अनुच्छेद 15 है वो क्या बताता है
कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर कोई किसी धर्म विशेष का है तो आप उसके साथ इसलिए भेदभाव नहीं करेंगे कि वो आपके धर्म वाला नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आप मुस्लिम हैं तो आप अन्य धर्मों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे क्योंकि वो अलग धर्म से है, आपके धर्म से नहीं है। मान लीजिए आप हिंदू हैं तो आप बाकी के धर्मों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो क्योंकि वो आपके धर्म जैसे नहीं है। इस आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे। दूसरा है मूल के आधार पर, वंश के आधार पर। वंश या जाति लगभग लगभग एक सेम सी ही चीज है कि आप ऐसे नहीं मानोगे कि आपकी जाति या आपका वंश क्या है, श्रेष्ठ है, बाकी जो जाति है वो निम्न है। तो इस आधार पर भी आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे। लिंग के आधार पर, लिंग का मतलब है कि लड़की और लड़का के आधार पर। ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं हैं आप उनको अपने से कम समझो, ठीक है। पुरुष अपने अपने को ज्यादा सुपीरियर समझे कि हम सारी चीजें कर सकते हैं, महिला नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो महिला कई कई जगह ऐसा होता है कि महिलाएं क्या है, पुरुषों के बराबर में नहीं बैठ सकती हैं, है ना। महिलाएं अलग खाना खाएंगी, बाकी के जो घर के सदस्य हैं वो अलग खाना खाते हैं उन, या वो जमीन पर बैठकर खाना खाती हैं। इस तरह की चीजें मैंने देखी हैं, गांव में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। जो औरतें हैं वो घूंघट में रहेंगी, अपना मुंह नहीं दिखाएंगी, घर की जो बहुएं होंगी उनके साथ इस तरह से व्यवहार होता है। तो इस तरह का कोई भी व्यवहार आप नहीं कर सकते हो केवल इस आधार पर कि वो महिला है, आप पुरुष है, ठीक है। नेक्स्ट है जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। देखो, जन्म स्थान का क्या मतलब है? जन्म स्थान का मतलब है, मैंने अभी आपको बताया था ना, जो दिल्ली का उदाहरण दिया था कि दिल्ली वाले जो लोग हैं वो क्या समझते हैं कि यूपी और बिहार के जो लोग हैं वो शिक्षा में कम है ना। उनको हिंदी नहीं आती है ठीक से, उनको इंग्लिश नहीं आती है ठीक से। तो इस आधार पर वो क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। वो केवल ये देखते हैं कि अरे ये बिहार से है तो ये इनकी एजुकेशन तो बेकार है, ठीक है। जब मैं नई नई दिल्ली में आई थी तो कई लोग मेरे को भी ऐसे बोलते थे कि जो यूपी वाले हैं वो तो कुछ नहीं पढ़ते हैं, उनको कुछ नहीं आता है। ऐसे भी कई लोग मेरे मुंह पे भी बोल देते थे। तो ये क्या है, ये एक सोच है जो हाशिया करण को बढ़ावा देती है। तो आर्टिकल 15 में ये चीज लिखी हुई है कि आप किसी के साथ इसलिए भेदभाव नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई आपसे इस आधार पर भेदभाव कर रहा है या आपको इस तरह से कुछ भी बोल रहा है तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीजें जब छोटी मोटे लेवल पर होती है तो कोई एक्शन नहीं लेता है, जैसे मैंने अपना भी उदाहरण दिया आपको। लेकिन जब चीजें बड़े लेवल पर होती हैं, किसी का जीना ही मुश्किल कर दिया जाता है, तो लोग कोर्ट में चुनौती देते ही देते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 16, देखो अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया है, किसी भी पद की नियुक्ति के लिए सभी को समान अवसर दिए जाए। और ये ऐसा क्यों कहा गया है, उसके कहा जाने की वजह यह है कि पहले क्या होता था, जो उच्च पद पर होते थे वो ज्यादातर जनरल के लोग होते थे, SC ST OBC नहीं होते थे, ठीक है। अगर हम आजादी से पहले की बात करें तो उनके पास कोई पद था ही नहीं, उनको बस घर में नौकरी चाकरी के लिए ही रखा जाता था। तो ताकि वो हमारी बराबरी पे, मुख्य धारा की बराबरी पर आ सके, इसलिए उनको क्या दिया गया, ये अधिकार दिया गया कि भाई तुम कोई जो भी पद पर तुम चाहो उस पद पर तुम बैठ सकते हो, ठीक है। मतलब उनको समान पढ़ने लिखने का हर चीज का अधिकार दिया गया संविधान में। और देखो, अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए गए ताकि वो हाशियाकरण से बाहर निकल सकें, ठीक है। और ये जो अधिकार है ये आप आरक्षण के रूप में समझ सकते हैं कि जो आरक्षण का जो जिक्र है वो किस में किया गया है, आर्टिकल 16 में किया गया। देखो, आर्टिकल या अनुच्छेद बात एक ही होती है और तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। मेन ये CTET की परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, UPSC में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, SSC में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। किसी भी स्टेट का आप TGT एग्जाम देंगे, हर किसी में ये अनुच्छेद पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अनुमूलन। या ये जो अस्पृश्यता का अनुमूलन है, मतलब कि आप किसी के साथ
ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते कि छुआछूत वाला व्यवहार, कि आप जैसे पहले गांव में होता था, अब तो नहीं होता है, मैंने नहीं देखा है। पहले गांव में क्या होता था कि कुछ जाति विशेष के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार रखते कि अगर सुबह उठकर हम इनकी शक्ल देख लेंगे तो हमारा दिन खराब हो जाएगा, या फिर जिस रास्ते से ये निकल के जाएंगे उस रास्ते से हम नहीं निकल के जाएंगे, या फिर वो अगर किसी भी तरह से बाहर निकल रहे हैं किसी विशेष जाति के लोग, तो जो उच्च जाति के लोग हैं अपने आप को ये सोच रहे हैं कि यार हम ये ये हमारे लिए ठीक नहीं है, या मतलब किसी तरह से भी उनके साथ इस तरह से दिखाना कि आप हमसे किसी भी चीज में कम हो। तो ये क्या है, अस्पृश्यता अनुमूलन है, ठीक है, छुआछूत है। मान लीजिए किसी मंदिर में अगर किसी जाति विशेष के लोगों ने प्रवेश कर लिया तो बाकी के लोग नहीं प्रवेश करेंगे कि ये मंदिर जो है वो अपवित्र हो गया, ठीक है, अपवित्र हो गया। अगर नल से उन्होंने पानी पी लिया तो वो नल अपवित्र हो गया, इसलिए बाकी लोग उससे पानी नहीं पिएंगे। तो इस तरह की चीजें पहले गांव में चलती थी, अब नहीं चलती हैं, क्योंकि इस तरह के जो नियम आए हैं, कठोर नियम आए हैं और लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां भी हुई हैं, काफी कार्रवाइयां हुई हैं। तो लोगों थोड़े थोड़े लोग सुधर गए हैं और कुछ उनके अंदर ये भावना भी आती जा रही है कि भाई हम ऐसे किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में ये चीजें लिखी हुई हैं। तो अस्पृश्यता अनुमूलन बहुत ज्यादा सुनने को आपको मिलेगा एग्जाम में, देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखना। और ये शब्द यूं ही की यूं ही आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है इन शब्दों में, इस भाषा में, इस लैंग्वेज में चेंज मिलेगा, ऐसे कि एज इट इज मिलेंगे, ठीक है। तो जो अगर आपके साथ कोई अस्पृश्यता उन्मूलन करता है, यानी कि आपके साथ कोई छुआछूत का व्यवहार करता है, तो उसके आप खिलाफ अगर कंप्लेंट करेंगे तो ये क्या है, एक दंडनीय अपराध है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट उनको फटकार लगा के ऐसे ही घर वापिस कर देगी, नहीं, उनको दंड मिलेगा अगर कोई आपके साथ इस तरह का व्यवहार करता है। अब देखिए अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में ये बोला गया है कि जीवन का अधिकार, ठीक है, क्या बोला गया है, जीवन का अधिकार। जीवन के अधिकार के अंतर्गत बोला गया है कि जीवन का अधिकार ऐसा होना चाहिए, मतलब हर राज्य के हर व्यक्ति को, यानी कि भारत के हर व्यक्ति को गरिमा में जीने का अधिकार है, ठीक है। और गरिमा में कब जिएगा, जब उसको सबको ठीक से पानी मिलेगा, सबको ठीक से भोजन मिलेगा और सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार होगा। इसलिए जो भारत सरकार है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे रही है, ठीक है। निःशुल्क यानी कि फ्री में गवर्नमेंट स्कूल में आप जाके पढ़ सकते हो, है ना। और अनिवार्य का मतलब है कि पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें ये नहीं है कि आप ना पढ़ें, ठीक है, आप अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। तो ये जो आर्टिकल 21A में बोला गया है कि ये जो जिम्मेदारी है ये मेन माता पिता की है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, ठीक है। वो बात अलग है कि जो कुछ लोग अवेयर नहीं है, उनको नहीं पता है कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, जबकि होनी चाहिए, ठीक है। जब सभी लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो एक परंपरा बन जाएगी और हमारा जो देश है वो शक्तिशाली बन जाएगा, ठीक है, समृद्ध बन जाएगा। जब तक एजुकेशन नहीं होगी देश में, जब तक कोई भी देश समृद्ध नहीं बन सकता। और एजुकेशन की क्या पावर है, जब इस चैप्टर के आप लास्ट तक पहुंचेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एजुकेशन की वजह से हाशियाकरण काफी हद तक कम हुआ है। अगर एजुकेशन ना हो तो हाशियाकरण कम नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी ताकत आप जान पाएंगे जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर के मैं 2 पार्ट बनाऊंगी, तो आप प्लीज दोनों पार्टों को बहुत ध्यान से देखना है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों को धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित रखा नहीं जा सकता, ठीक है। वंचित नहीं रख सकते, मतलब ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये हमारे मंदिर हैं, आप इनमें नहीं चढ़ सकते, है ना, आप दूसरी जाति के हैं, दूसरी नस्ल के हैं, तो इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं। यानी कि अगर अल्पसंख्यक लोगों को ये लगता है कि उनकी जो संस्कृति है वो खतरे में है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने शैक्षणिक संस्थान भी खोल सकते हैं और खुद उन संस्थानों को चला भी सकते हैं। देखो इसका एक उदाहरण मदरसा भी है, ठीक है, और आदर्श शिशु मंदिर भी है। तो ये क्या है, एक तरह से संस्कृति को, अपनी अपनी संस्कृति को बचाने का एक तरीका है कि लोगों को
अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षाएं दी जाए। किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करते समय राज्य द्वारा अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार सभी धर्मों के स्कूलों को कुछ राशि दे रही है कि आप अपने स्कूलों का अच्छे से संचालन कर सको, पैसे दे रही है ना, डोनेशन दे रही है, यानी कि दान दे रही है सरकार अपनी तरफ से, या कुछ भी दे रही सुविधा दे रही है, तो उसको ऐसा नहीं है कि वो अल्पसंख्यकों के जो स्कूल है उनको नजरअंदाज कर देगी, बाकी के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगी, या बाकी के जो स्कूल हैं उनको ज्यादा पैसे देगी। तो इस तरह से चीजें नहीं होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 32 भारत का कोई भी नागरिक मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकता है। यानी कि अगर ऊपर के जितने भी मैंने नियम बताए हैं 12 से और आपके 35 तक के जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनका अगर हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय तक भी जा सकते हो। ठीक है, पहले तो आप हाई कोर्ट में ही जाएंगे, अगर हाई कोर्ट भी नहीं सुनवाई कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हो कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और आप इसकी बहाली दीजिए। ठीक है, अभी देखिए मैंने पिछले चैप्टरों में आपको जनहित याचिका बताई थी। हाल फिलहाल में एक केस चल रहा है, बहुत ज्यादा न्यूज में दिखाया जा रहा है कि जो पश्चिम बंगाल की महिलाएं हैं, ठीक है, आदिवासी महिलाएं हैं, एसटी महिलाएं हैं, उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। वहां पर कोई वो है विधायक, वहां के स्थानीय विधायक हैं और वो उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, और केवल इसलिए कर रहे हैं कि वो आदिवासी महिला हैं, वो गरीब हैं, उनके साथ रेप जैसी घटनाएं भी हो रही हैं और मतलब बहुत गलत व्यवहार हो रहा है। तो इस मामले में जनहित याचिका डाली गई है कि भाई उनके मौलिक अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है, और जो व्यक्ति ने उनके साथ इतना गलत व्यवहार कर रहा है सालों से, उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये सब मौलिक अधिकारों की वजह से ही हो रहा है। अब देखिए, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये सारा हमने देख लिया, ठीक है, मैंने ये बता दिया ना आपको मौलिक अधिकारों का उपयोग, तो ये ही सारी चीजें हैं, और मैंने 2-4 चीजें अच्छे से समझाने के लिए आपको एक्स्ट्रा ही बता दी हैं, ठीक है, कम नहीं बताया है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। एक मिनट पेन ले लेती हूँ, ये बार बार वीडियो को करने में थोड़ी सी वो हो रही, विलम्ब हो रहा है। हाशियाई तबकों के लिए कानून। अब देखिए कानून इस तरह के बनाए गए हैं जो हाशियाकरण है उसको कम किया जा सके। तो किस तरह के कानून बनाए गए हैं, जैसे कि आपने पहले पढ़ा था, सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह कार्रवाई नहीं करती। ठीक है, मतलब जिस तरह कानून बनाए जाते हैं उनका सही ठीक से संरक्षण नहीं होता है। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए, देखो तबकों का मतलब होता है हाशियाई लोग, ठीक है, के लिए खास कानून और नीतियां बनाई गई हैं। बहुत सी नीतियां या योजना किसी समिति की सिफारिश या सर्वेक्षण के नतीजे पर आधारित होती हैं। अभी मैंने हाल फिलहाल में आपको बताया ना कि पश्चिम बंगाल में एक जगह है, वहां पर महिलाओं, आदिवासी महिलाओं के साथ बहुत सालों से चीजें गलत हो रही हैं, ठीक है, और मुस्लिम जाति के, मुस्लिम धर्म के कोई वहां पर विधायक हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो वो उनके साथ क्या कर रहे हैं, वो गलत व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से उन महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, उस चीज पर सुनवाई चल रही है, उन्होंने जनहित याचिका डाली है ना। तो अब इसके लिए एक समिति का भी गठन किया गया है कि किस तरह से महिलाओं के साथ गलत चीजें हो रही थी और क्यों हो रही थी, स्थानीय प्रशासन ने इन चीजों को क्यों नहीं रोका, अगर रिपोर्ट हुई तो क्यों नहीं उन रिपोर्टों पर सुनवाई करी गई, ठीक है, कार्रवाई करी गई। तो बहुत सी नीतियां और योजना किसी समिति के आधार या सर्वेक्षण के नतीजे के आधार पर होती है। अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको हाल फिलहाल में घटना बताई कि न्यूज में इस तरह की खबरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल से, तो अब उसके लिए क्या बनाया गई है, एक समिति बनाई गई है। अब समिति तथ्यों को इकट्ठा करेगी कि महिलाएं जो बोल रही हैं वो सच बोल रही है ना, ठीक है, और जो जिसने उन महिलाओं का शोषण कर रहा था जो व्यक्ति, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगी, ठीक है, और पूरा सर्वेक्षण करेंगी गांव के लोगों का कि किस तरह से चीजें हुई, क्या कहां से शुरुआत हुई, क्या हुई, और फिर उसके खिलाफ क्या होगा, नीति बनाई जाएगी
जिससे कि ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की महिलाओं का फायदा ना उठा सके। ठीक है, सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराए जा सके। तो आपको समझ में आ गया ना ये पूरा प्रोसेस कि क्या होता है। कोई भी समस्या अगर देश में आती है हाशियाई तबकों से संबंधित, तो उसका क्या किया जाता है, पहले समिति बनाई जाती है, यानी कि कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया जाता है, 5-6 लोगों को या 8-10 लोगों को, कि आप इस समस्या से संबंधित सारे तथ्यों को खोज कर लाइए। तो वो जाएंगे उस गांव में, देखेंगे महिलाओं के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन से धर्म के लोग शामिल हैं, क्यों हो रहा है इनके साथ शोषण। ठीक है, पुलिस ने क्या कार्रवाई करी, अगर नहीं करी तो क्यों नहीं करी। तो ये सारी चीजें देखेंगी, सर्वेक्षण करेंगे, उसके बाद में जो नतीजे आएंगे उस आधार पर सरकार क्या करेगी, नीतियां बना देगी, ताकि कोई भी आगे से इस तरह से उन महिलाओं के साथ शोषण ना कर सके। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। अब देखिए, जो नीतियां हैं इस तरह से बनाई जाती हैं कि जो समाज में लोग जितने भी रह रहे हैं उन सभी के साथ न्याय हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी जाति के साथ या किसी धर्म के साथ या कुछ समूहों के साथ नाइंसाफी हो। तो सरकार कैसे कानून बनाती है कि भारत के जितने भी लोग रह रहे हैं उनके साथ समान व्यवहार हो, उनके साथ न्याय हो। अब देखिए उसके लिए सरकार ने क्या क्या किया है। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जातीय आबादी वाले या भारी भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है। यानी कि जिन जगह पर केवल दलित ही रह रहे हैं उनके लिए क्या करती है, एक विशेष प्रकार के नियम या योजनाएं लागू करती है। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर दलित और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यानी कि मैंने भी देखा है कुछ इस तरह के स्कूल होते हैं जैसे एनवीएस होते हैं। ठीक है, तो एनवीएस किस तरह के, नवोदय जो विद्यालय होते हैं वो किस तरह के विद्यालय होते हैं, वो इस तरह के विद्यालय होते हैं कि जो बच्चे जो अल्पसंख्यक हैं, जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, गाँव के पिछड़े बच्चे हैं, उनके लिए क्या है, इस तरह के स्कूल खोले गए नवोदय विद्यालय जिनमें वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कस्तूरबा छात्रा विद्यालय भी खोले गए हैं जगह जगह। उनका भी उद्देश्य यह है कि जो लड़कियों को ठीक से पढ़ने वगैरह की सुविधा नहीं है उनके लिए क्या है, निःशुल्क पढ़ने की सुविधा दी गई है। वहां पे लड़कियों को छात्रावास यानी कि हॉस्टल भी मिल रहा है, खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं और लड़कियों को पढ़ने की भी पूरी सुविधा है, ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सके जो मुमकिन है कि उनके अपने इलाके में उपलब्ध हो। यानी कि कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें जो दलित लोग रह रहे हैं, ठीक है, उन इलाकों का विकास नहीं हुआ है, तो दलितों के साथ समान व्यवहार हो, उसके लिए क्या जरूरी है कि उस एरिया में उन दलित लोगों के लिए, दलित बच्चों के लिए क्या स्कूल खुलवाए जाए, छात्रावास यानी कि हॉस्टल टाइप खुलवाए जाए, ताकि उन बच्चों को भी समान रूप से पढ़ने का अधिकार मिले। ठीक है, कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा सरकार कानून का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म किया जा सके। ठीक है, अब जैसे विशेष पढ़ने की सुविधा के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट की, उनके लिए अलग से स्कूल या विद्यालय खोले जा रहे हैं ताकि वो जो दलित बच्चे हैं वो उसमें आराम से पढ़ सकें। ठीक है, अगर सरकार ऐसा नहीं सोचेगी तो उस इलाके के लोग हमेशा पिछड़े ही रह जाएंगे। ठीक है, उस इलाके की तरक्की नहीं हो पाएगी जिस इलाके में केवल दलित रह रहे हैं, है ना। क्योंकि अब भाई स्कूल वगैरह की अगर उनको विशेष सुविधा नहीं मिलेगी तो वो कैसे पढ़ेंगे, वो तो हमेशा ऐसे ही रह जाएंगे, है ना। तो ठोस कदम उठाए जाएं। आरक्षण की व्यवस्था इस तरह की एक व्यवस्था या कानून या नीति है, यह महत्वपूर्ण होने के साथ बेहद विवादास्पद भी है। ठीक है, यानी कि जो कुछ लोग हैं वो जो आरक्षण चल रहा है, जैसे सरकारी नौकरियों में आप देखेंगे कि एसटी के लिए इतना आरक्षण, एससी के लिए इतना आरक्षण, ओबीसी के लिए इतना आरक्षण, तो कुछ लोग जो है वो इस आरक्षण के खिलाफ है। लेकिन सही में जो आरक्षण है वो क्यों दिया जा रहा है, वो सारी चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आरक्षण का क्या महत्व है और ये विवादों में क्यों है। ठीक है, शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलित व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क है। इसके पीछे समझ यह है कि हमारे समाज में जहां कुछ तबकों को सदियों
तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं सीखने के लिए अवसरों से वंचित रखा गया है, वहीं लोकतंत्र संस्कार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है कि आरक्षण क्यों दिया जा रहा है कि कुछ विशेष जाति या धर्म के लोगों को क्या है, बहुत दिनों से पढ़ने की सुविधा नहीं थी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उनका दादा भी पढ़ा हुआ नहीं है, उनका पापा भी पढ़ा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं थे, ऐसा है कि उनके पास पैसे थे, उसके बावजूद भी उनको स्कूलों में प्रवेश करने से रोका गया कि क्योंकि आप दलित हो इसलिए आप नहीं पढ़ सकते हो। तो इसलिए उनको आरक्षण दिया जा रहा है ताकि वो मुख्य धारा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है। देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जाति यानी कि दलित, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, ठीक है, और पिछड़ा व अति पिछड़ी जातियों की अपनी अपनी सूची है, मतलब सबकी सूची किसके पास है, सरकार के पास है। ठीक है, इस तरह की एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए या जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाति या जाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना होगा। यानी कि ये एक प्रक्रिया बताई गई है इसमें कि किन लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, ये कैसे पता चलेगा। उसके लिए क्या किया है, सरकार ने सबकी सूची बनाई है कि ये जो जातियां हैं ये दलित में रखी जाएंगी, यानी कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आएंगी, ये जातियां एसटी के अंतर्गत आएंगी, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आएंगी, और ये अन्य पिछड़े वर्ग में आएंगी। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति इस जाति से है या नहीं, उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी जाति का एक प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, और उस प्रमाण पत्र को अगर वो दिखाएगा कहीं भी तो ये प्रमाण रहेगा कि ये इस जाति से है, तो इसको इतना आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है तो उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है। ठीक है, आरक्षण का लाभ उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको जाति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ऐसा होगा कि कुछ लोग जो चालाक होंगे वो किसी और भी जाति से हैं, वो समृद्ध जाति से भी हैं, उनके पास पैसे की भी कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो एडमिशन के लेने के लिए क्या अपने आप को दलित बता देंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति दलित बता के आरक्षण की सुविधा ले सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र बनाया जाना पड़ेगा। और इसकी ठीक से जांच भी होती है कि जो व्यक्ति अपने आप को दलित बता रहा है वो सच में दलित है या नहीं, ताकि जो आरक्षण है या जो सुविधाएं जो गरीबों के लिए दी गई हैं वो गरीबों को ही मिले। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं कॉलेज, खास तौर से मेडिकल कॉलेज जैसे पेशावर संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार ने कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा तय की है। देखिए हर जाएंगे अगर आप किसी भी प्रोफेशन के लिए आप उसके लिए डिप्लोमा करेंगे या डिग्री लेंगे तो उसमें क्या है, उनकी जो कट ऑफ है यानी कि एक निर्धारित जो अंक निर्धारित कर रखे हैं, यानी कि जैसे बाकी कई परीक्षा में क्या होता है कि बाकी के सभी बच्चे तो 40% पे पास होंगे, लेकिन जो दलित हैं, एसटी है या एससी है, उनको क्या है 33% पे पास करा जाता है, कईयों में 40% 30% पे ही पास किया जाता है। अगर आप टेट की बात करें तो उसमें भी जो ओबीसी एससी हैं उनको कुछ छूट दी जाती है, यानी कि वो 82 पे पास होते हैं, जबकि जनरल के जो बच्चे हैं वो 90 पे पास होते हैं। तो ये सुविधा क्यों दी गई है, ताकि वो क्या है जो पिछड़े रह गए हैं उनको समान लाया जा सके, तो इसलिए उनको आरक्षण दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि इन संस्थानों में सभी दलित और आदिवासी उम्मीदवार दाखिला नहीं पा सकते। ठीक है, सभी नहीं पा सकते। जो क्राइटेरिया रखा गया है कि इतने न्यूनतम अंक आने ही चाहिए, वो अंक उनको लाने पड़ेंगे, उसके लिए उनको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें उन्हीं दलित और आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है और न्यूनतम अंक सीमा से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है। नवीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक में आप अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बुक जो होगी आपकी 9th क्लास में जब आप जाएंगे तो आप इस आरक्षण की जो व्यवस्था है उसको अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो एक केस स्टडी है वो यहाँ नीचे दी हुई है।
ठीक है, चलो सेकंड पार्ट नहीं है, हम इसी पार्ट में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट नहीं बना रहे हैं, इसी में थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो दलितों और आदिवासियों के अधिकार की रक्षा, ठीक है, एक केस स्टडी यहाँ पर दी हुई है, और ये थोड़ी अजीब है, इसलिए मैं इसको पढ़ना नहीं चाहूंगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको एनसीईआरटी पढ़ाना है, ना कि किसी धर्म या जाति के लोगों को गलत फील कराना है। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है। तो इसमें कुछ चीजें गलत लिखी हुई हैं, इसलिए मैं इसको नहीं रीड करना चाहूंगी। आप जिनके पास बुक है वो रीड कर लीजिए, या फिर इस वीडियो को पॉज करके भी आप इस केस स्टडी को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है कि जो जनजाति या अनुसूचित जनजाति के साथ जो अत्याचार हो रहा था, जो एसटी एससी के साथ जो अत्याचार हो रहा था, उस अत्याचार को रोकने के लिए ये अधिनियम बनाया गया था, ताकि जो भेदभाव है यानी कि जो हाशियाकरण है उसको हम रोक सके, इसके लिए बनाया था। तो ऊपर जो मैंने पैरा आपको छुड़वा दिया है उसमें क्या था कि एक जो बच्चा है वो है रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जाति द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। तो उसमें क्या था, जो रत्नम था, रत्नम के बाबा, रत्नम के पापा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रथा चली आ रही थी कि उनके परिवार का एक सदस्य क्या करेगा, कुछ लोग होंगे जो अपने आप को उच्च जाति का समझते हैं, उनके पैर धोएगा और पैर धो के जो पानी होगा उससे वो स्नान करेगा। ठीक है, इस तरह का कुछ प्रथा चली आ रही थी, लेकिन रत्नम ने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि रत्नम पढ़ा लिखा बच्चा था। ठीक है, वो पढ़ा लिखा था और वो उसकी उम्र 20 साल की, तो उसने जाना कि संविधान में हमारे लिए अधिकार है कि हम गरिमा में पूर्ण तरीके से रह सकते हैं, तो मुझे इस अत्याचार को यहीं की यहीं रोकना है। जबकि उसके परिवार ने इस चीज पर फोर्स किया कि भाई कोई बात नहीं, जो रस्म चली आ रही है, पहले तुम्हारे दादा करते थे, फिर तुम्हारे पापा करते थे, अब तुम्हें करना है। तो उसने इस रस्म को मानने से इनकार कर दिया। इस तरह की सभी चीजों को उसने पूरी तरह से खारिज कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। ठीक है, और इस चीज से उसने इनकार कर दिया। जबकि उसके खुद के समुदाय के लोग थे, उन्होंने भी उसको प्रेशर किया कि नहीं भाई तुम्हें इस चीज को करना पड़ेगा। और बाद में उसने बहुत सारी जो प्रॉब्लम थी उनका सामना किया, और उसने अपनी याचिका डाली कोर्ट में, किस कानून के तहत? 1979 के तहत। ठीक है, 1979 के तहत डाली कि जो दलित वर्ग है उसको भी सर उठा के जीने का अधिकार है, ये उसका मौलिक अधिकार है कि वो उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको जाति के आधार पर कोई शोषण नहीं कर सकता है। इसके लिए उसने अपनी आवाज उठाई। देखिए, ये पूरी कार्रवाई हुई और इसमें जो जीत हुई वो रत्नम की ही हुई। ठीक है, और ये सब कैसे संभव हो पाया? ये सब शिक्षा की वजह से संभव हो पाया, क्योंकि जो रत्नम है उसके बाबा पढ़े लिखे नहीं थे, उसके पापा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो उस रस्म को आराम से मान रहे थे। लेकिन रत्नम एक पढ़ा लिखा बच्चा था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इसलिए उसने इन सब चीजों को मानने से इनकार कर दिया। उसको पता था कि उसको इतने सारे मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उसका इस तरह से कोई शोषण नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसने इन सब चीजों को मानने से इनकार कर दिया। उसने किस चीज का फायदा उठाया कि जो नियम बना हुआ है 1979, उसका फायदा उठाया, अत्याचार निवारण। ठीक है, और उसके तहत उसने क्या किया, अपने हक के लिए लड़ा, और जीत किसकी हुई? रत्नम की हुई। यह कानून 1979 में दलित और अन्य समुदाय की मांगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ा था कि वह दलित और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करें। यो तो इस तरह का व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन
70 के दशक के आखिर में 80 के दशक में यह समस्या हिंसा का रूप लेने लगी। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हक का दावा करने वाले बहुत सारे अग्रणी दलित संगठनों सामने आए और उन्होंने अपने हक के लिए पुरजोर आवाज उठाई। वे तथा कथित जातीय दायित्व का निर्वहन करने को तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। रत्नम भी इस तरह के उन्होंने भी दलितों का अपमान व शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से ऊंची जाति के लोग उनके साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए। सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए कि दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाए कि छुआछूत अभी जारी है, यानी कि आपने मौलिक अधिकार बना दिए, सारे नियम बना दिए, लेकिन छुआछूत जो है वो अभी भी समाज से नहीं जा रहा है। ये किसने बोला? दलित समाज ने बोला। उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए और इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। यानी कि आपने मौलिक अधिकार दे दिए हैं कि अगर आपका कोई शोषण होएगा तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आपने ये बात नहीं, संविधान में पहले ये चीज नहीं थी कि शोषण के अंतर्गत क्या क्या आएगा। जैसे कोई अगर आपको किसी जाति सूचक शब्द से संबोधित कर रहा है तो वो क्या आएगा? वो अपराध की श्रेणी में आएगा। आपके साथ कोई मारपीट कर रहा है, आपसे कोई गलत व्यवहार कर रहा है, तो ये सब किस सूची में आएंगे? ये अपराध की श्रेणी में आएंगे। तो इस सब के लिए मांग उठाई जब ये आंदोलन चला था 1979 में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई और 1970 से 1980 के दशक में आदिवासियों ने खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज उठाई बल्कि अपनी जमीन और संस्थानों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए। इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ जमकर हिंसा भी हुई। ठीक है, अब कोई भी आंदोलन होता है, अगर आपको अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी है कहीं भी, तो आपको मतलब सबसे पहला आपको क्या करना पड़ा है? खुद को मजबूत करना पड़ेगा और सामने रखना पड़ेगा लोगों के कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है तो हम इस अत्याचार को नहीं झेलेंगे। देखो, जब तक आप अपने शोषण के खिलाफ खुद नहीं खड़े होंगे तब तक भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकेंगे। जब पहले आप अपने शोषण के खिलाफ खड़े होंगे, जब आप बोलेंगे कि हमारे साथ ये गलत चीजें हो रही है, तब ही बाकी के लोग आपकी हेल्प के लिए आएंगे। तो पहले किसको खड़ा होना पड़ेगा? पहले उस व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा जिस व्यक्ति के साथ वास्तव में शोषण हो रहा है। ठीक है, तो दूसरों से उम्मीद ना लगाए। अगर आपके साथ कोई किसी भी तरह का गलत व्यवहार हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो अपनी आवाज खुद बुलंद करें। ठीक है, ये मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगी। तो ये सारी चीज ही इसमें है, कुछ ऐसा विशेष नहीं है। आप पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, मैं ऐसे आराम आराम से कर रही हूँ इसको, तो आप इसको खुद पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई विशेष इसमें था नहीं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है, ये देखो पूरा जो अत्याचार जितने भी हुए हैं अब तक एसटी या एससी के साथ, ये सब सारी चीजें हैं और ये टाइम टाइम पे याचिका डाली गई हैं और जो मौलिक अधिकार है उनका जो हनन हो रहा था उनकी बहाली जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कराई है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आदिवासी की मांगे और 1979 का अधिनियम। 1979 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, पहला पिछली पैरा में हमने देखा कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आदिवासी या अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, अगर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है किसी भी तरीके से तो उनकी बहाली कराता है। अब देखिए, दूसरा एक वजह तो ये हो गई कि शोषण को रोक रहा है। दूसरी वजह क्या है जिसकी वजह से इम्पोर्टेंट है, उसको हम देखते हैं। 1979 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीनों पर अपने कब्जे की बदहली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसे कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि अपनी जमीन छोड़ना और जबरन व्यवस्थापित से आदिवासियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। यानी कि खदानों का काम हो रहा है या बड़े बड़े डैम बन रहे हैं या बड़े बड़े उद्योग धंधे लग रहे हैं, उसके लिए क्या किया कि आदिवासियों से जंगल खाली करा लिए गए, उनको विस्थापित कर दिया गया और उनको
ठीक से ना रहने की सुविधा दी गई, ना खाने की सुविधा दी गई, ना उनके रोजगार का ध्यान रखा गया। तो एक तरह से क्या हुआ, आदिवासियों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ, है ना। ये स्वतंत्र भारत के बाद हुआ है, ठीक है, स्वतंत्र भारत में हुई है ये सारी घटनाएं, ठीक है, 1950 के बाद की घटनाएं हैं। उन्हें इस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। एक मिनट, कार्यकर्ताओं का कहना था, यानी कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनका कहना था कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है उन्हें इस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून भी जनजातीय समुदायों को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया था। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचना चाहिए। उनका ये कहना था कि जो आदिवासी की जमीन है वो आदिवासी आपस में एक दूसरे को बेच सकें, लेकिन किसी गैर आदिवासी यानी कि जो आदिवासी नहीं है उसको नहीं बेचा जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ ऐसा जहां ऐसा हुआ वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति गैर जो आदिवासी है अगर वो जमीन किसी तरह से खरीद लेता है तो जो संविधान है उसको क्या करना चाहिए, उन जमीनों को वापस करके जिसको देना चाहिए आदिवासियों को देना चाहिए। देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि यूपी में जब उनकी बीएसपी की सरकार थी, ठीक है, मायावती जी की सरकार थी, तो मायावती ने इस नियम को लागू करवा लिया था यूपी में कि अभी भी वहां पर ये नियम लागू है कि कोई भी एसटी या एससी का व्यक्ति अगर अपनी जमीन को बेचना चाहे तो वो केवल एसटी और एससी को ही बेच सकता है, वो जनरल को अपनी जमीन को नहीं बेच सकता है, ताकि जो उनकी जमीन का अधिकार है वो बहुत लंबे समय से जो खेती बाड़ी करते आ रहे हैं उनका अधिकार ना छिन जाए, ठीक है। फिर कभी ऐसा ना हो जाए कि धीरे धीरे करके जो जनरल के लोग हैं आदिवासियों से जमीनों को खरीद लें, या जब कई बार तो पैसे देके खरीदते हैं, कई लोग डरा धमका के ही खरीद लेते हैं। अगर डरा धमका के वो ना खरीद लें ताकि जो आदिवासी हैं उनके साथ किसी भी तरह का शोषण ना हो, तो इस तरह का एक नियम बना दिया गया कि जो आदिवासी की जमीन है या आदिवासी के जो घर हैं वो केवल आदिवासी व्यक्ति ही खरीद सकते हैं। यानी कि अगर मैं आदिवासी हूं तो मैं अपनी जमीन उसी व्यक्ति को बेच सकती हूँ जो आदिवासी है, यानी कि एसटी अपनी जमीन एससी और एसटी को ही बेच सकता है, जनरल को नहीं बेच सकता है। तो इस तरह के नियम आए जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो शोषण है वो काफी हद तक कम हो गया। आदिवासी कार्यकर्ता सी के जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकार भी पीछे नहीं है। यही सरकारें जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने के लिए छूट देती है। यानी कि कहीं ना कहीं क्या है, गवर्नमेंट ही इस चीज को करती है कि ये अधिकार उनको दे देती है, जो गैर आदिवासी हैं उनको जंगलों में घुसने का अधिकार दे देती है और उनको जमीन बेचने का अधिकार देती है। किस नाम पर, कि व्यापार के नाम पर, व्यापार के लिए लकड़ी चाहिए इस नाम पर दे देती है, या अभ्यारण्य के नाम पर भी दे देती है, या जंगलों को क्या है आरक्षित घोषित कर देती है। इससे क्या हो रहा है, जो आदिवासी जंगलों में रह रहे हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया। सुश्री जानू का यह भी कहना था कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और अब वह वापस नहीं लौट सकते उन्हें मुआवजा देना चाहिए। यानी कि उनका ये कहना था सुश्री जानू का कि जिन लोगों को आपने जबरन खेतों जंगलों में से निकाल दिया था, ठीक है, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया था, जिन लोगों की जमीन पर, अब वो अगर कहीं और रह रहे हैं, वो नहीं आना चाहते, तो उनको क्या होना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। अब देखिए इसी तरह से जो अब गवर्नमेंट कहीं भी कुछ भी बनाती है, जमीन को एक्वायर करती है, अधिग्रहण करती है, तो वो बहुत अच्छा खासा मुआवजा देती है ताकि लोग क्या कर सके, अपने जीवन बसर कर सके, ठीक है। अब जैसे जेवर में हवाई अड्डा बना था, है ना, अब बुलंदशहर में भी एक एम्स बन रहा है, तो उसके लिए क्या है, जमीन एक्वायर हो रही है। नोएडा बन रहा है, उसके लिए भी क्या है, जमीन एक्वायर हो रही है। शायद 4 गुना या 5 गुना जमीन के रेट मिलते हैं ताकि जो
किसान है वो कहीं और जाके अपना गुजर बसर कर सके आराम से। जब सरकारें आदिवासियों से जमीन जब सरकार आदिवासियों से जमीन छीनी गई जमीन पर उद्योग या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो विस्थापितों को पुनर्वास के लिए मामूली सा खर्चा क्यों देने में हिचकिचाती है। ये सुश्री जानू जी का कहना था कि जब सरकार उद्योगों के लिए पैसे खर्च कर सकती है, तो सरकार उन लोगों के लिए पैसा क्यों नहीं खर्च कर सकती जिनके घर बार छिन जाते हैं, यानी कि जंगल साफ कराए जाते हैं, तो आदिवासियों को वहां से हटा दिया गया। ठीक है, तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया कि जो जिन आदिवासियों को हटा दिया गया है या भविष्य में हटाया जाएगा, उनको क्या मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि वो अच्छे से अपना जीवन बसर कर सकें। तो ये इस तरह का नियम बन गया हमेशा के लिए, जिसकी पहल किसने की थी, सुश्री जानू जी ने की थी। ठीक है, और अब कोई आदिवासी है, एसटी है, एससी है, जनरल है, किसी भी कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति है, अगर उसकी जमीन को सरकार किसी भी उद्योग धंधे के लिए लेती है, डैम बनाने के लिए लेती है, किसी भी काम के लिए लेती है, तो उसका 4 या 6 गुना सरकार पैसे देती है। मान लीजिए आपकी जमीन के रेट 1 लाख रुपए बीघे हैं, तो अगर उस जमीन को सरकार लेगी अपने किसी काम के लिए, या कोई भी व्यापारी उसे किसी भी काम के लिए लेगा, तो वो आपको कितने पैसे चुकाएगा, लगभग 6 लाख रुपए वो आपको देगा। आपकी जमीन के रेट कितने हैं, 1 लाख रुपए बीघे, लेकिन वो आपको 6 लाख रुपए बीघे की पैसे देगा, ताकि आप उस स्थान को जब छोड़ के जाएं तो कहीं दूसरे स्थान पर अच्छे से रह सकें। ठीक है, तो आपको ये पूरा चैप्टर कैसा लगा, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना। आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी मेरा बोला हुआ गलत लगा है, आपकी भावनाओं को अगर आहत पहुंचा है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूंगी। वीडियो की जो कमेंट होगी उसको पिन करूंगी, ताकि भारत के सभी बच्चों का ध्यान रखा जा सके और किसी के साथ शोषण ना हो, कोई अपने आप को हाशिया पर महसूस ना करे। ठीक है, मेरा उद्देश्य एनसीईआरटी पढ़ाना है, किसी की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको कुछ पूछना है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो आपको कैसी लगी जरूर एक छोटा सा कमेंट करना। जो भी फ्रेंड आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, उन फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।